अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। नया बजट, नए टैक्स, कई शोबों पर छूट खत्म, नए टैक्सेस किन शोबों पर लगेंगे, बड़ा अहम सवाल है। और इसके अलावा इक्तिसादी सर्वे 2024-25 आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने पेश कर दिया। और इक्तिसादी सर्वे में उन्होंने बताया कि रवा माली साल GDP ग्रोथ 2.7% रही, जबकि पाकिस्तान की अफरात ज़र 4.6, जबकि पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया है। अब उम्मीद ख्याल ये किया जा रहा है कि ये जो बजट होगा इसमें आवाम को गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि सहूलत दे सके, लेकिन चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ना चाहते हुए भी महंगाई थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, इसी पर हम बात करेंगे कि क्योंकि आज औरंगज़ेब साहब ने ये भी कहा कि IMF का प्रोग्राम का जो मकसद था मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। आलमी ग्रोथ की निस्बत पाकिस्तान ने GDP ग्रोथ में रिकवरी की। आलमी महंगाई 2 साल पहले 6.8 थी, जो अब 0.3% है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। अब ये सारे फिगर्स उन्होंने सामने रखती हैं। अब माशी इस्तेहकाम की तरफ वो कहते हैं हम गामजन हैं। GDP ग्रोथ 2.6% रही है, इक़्तिसादी रिपोर्ट जो जारी हुई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हम मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, सीनियर सियासतदान भी हैं और माहिर मईशत भी, क्योंकि बड़ी गहरी निगाह है उनकी। इसके अलावा डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा। मौलवी साहब, पहले आपकी तरह नहीं पाऊँगा, अब बजट आ रहा है जनाब। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2024-25 तो पेश कर दी है। रवा माली साल GDP ग्रोथ 2.7% रही है, जबकि पाकिस्तान के अफराद दर 4.6%। और पॉलिसी रेट तो खैर मुनासिब रहा, क्या कहेंगे, 22 से कम होकर 11% पर आ गया है। नहीं, मैं कहूँगा देखें, ये जो 11% पे है ये बड़ा खुशाइन बात है और चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आई है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस बजट में कोई जो है एडवेंचर करने की कोई भी कोशिश करेगा। उसकी वजह ये है, बड़े मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करके तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर कोई इसमें नया एडवेंचर होगा तो ये पॉलिटिकल सेटबैक होगा गवर्नमेंट को। उसको मद्देनजर रखते हुए जी बिल्कुल IMF के बहुत सारे शराइत हैं जिनको उनको इम्प्लीमेंट करना है। और ब्लैक इकनॉमी के ऊपर मेरे ख्याल से इनका जोर ज़्यादा रहेगा बनिस्बत नॉर्मल आदमी के लिए महंगाई करना। उसकी वजह देखें, ब्लैक इकनॉमी को जब तक जो है कंट्रोल नहीं करेंगे तो देखें ये मुल्क का बजट हमेशा खसारे में रहेगा। और मेरा कहना ये कि ये टैक्सेस देना एक फ़र्ज है हर पाकिस्तानी के लिए। देखिए, एज अ नेशन आप देखें तो हम जो है, वैसे ही आप ये देखें ज़दका खैरात और चीज़ें जो है, आप अंदाज़ा करें अरबों खरबों रुपए की हम कुर्बानियाँ कर लेते हैं। देखिए, वो इस्लामी फरीज़ा ज़रूर है, मगर आप देखें उसमें लोग लाखों रुपए के बैल खरीद लेते हैं। मैं तो कहूँगा आजकल तो लाखों रुपए के बकरे भी आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? जब वो खरीद सकते हैं तो टैक्स क्यों नहीं दे सकते? आप ये देखें ना, अगर मैं बताऊं उसकी वजह कि कोई 15 लाख का 12 लाख की गाय ले लेते हैं और एक नॉर्मल गाय 4-3-4 लाख रुपए की आ रही है, बकरे 1.5-2 लाख के, तो टैक्स देने की कबाहत क्यों है? और ख़ास तौर पे मैं शहरों पे कहूँगा कि शहरों में हम एक तरफ तो कहते हैं कि जी महंगाई है, बिल्कुल है, मगर मैं कहूँगा जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में बड़ा फर्क है। कुछ के पास बहुत है, कुछ के पास नहीं है। ये फर्क को जो है नॉर्मलाइज करना ये बड़ी पड़ेगा अहम बात इनको। आप कर रहे हैं सर, कि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बहुत ही कम है। वो हम कहा करते थे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, वो ख़त्म होती जा रही है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप सुन सकते हैं आप हमें? हेलो। आवाज़ आ रही है सर आपको? हाँ, किससे पूछ रहे हैं, क्या सवाल है? अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं है हमारे साथ। अच्छा, मैं हेलो। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं है जी, हमारे साथ मौजूद हैं जफ़र मोतीवाला साहब। जफ़र मोतीवाला साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, लेकिन अच्छा बहुत आहिस्ता आ रही है। जी, जफ़र मोतीवाला साहब, हम बात कर रहे हैं नए, जाहिर है नया बजट, नए टैक्सेस किन शो पर छूट हो रही है, टैक्सेस किन शोों पर लगेंगे, ब्लैक इकोनॉमी की बात भी हो रही है। लेकिन बड़ी एक अहम बात की महमूद मौलवी साहब ने, उन्होंने कहा कि जी या तो बहुत ज़्यादा पैसा किसी के पास या बहुत ही कम, यानी बीच में जो हुआ करती थी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास,
वो ख़त्म हो गई है। इसकी क्या वजूहत नज़र आती हैं सर? क्योंकि इन सबसे ज़ाहिर है बजट आ रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं और हम ये बात भी कर रहे हैं कि चूँकि अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे लोग। अब ये जो फ़र्क आ गया है इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले रह गए हैं या बहुत कम पैसे वाले रह गए हैं मुल्क में? देखिए बात सुने, वो चक्कर ये हुआ है ना कि जब कंसिस्टेंसी नहीं होती पॉलिसीज में और बजट एक तरफ जा रहा होता है, दूसरा बजट दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो इसी तरह होता है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स में फर्क बहुत बड़ा बढ़ जाता है। अब देखिए हर चैनल मुझसे पूछा कि आम आदमी के लिए इस बजट में क्या होगा। इस बजट में कुछ भी नहीं होगा। आम आदमी को क्या चाहिए? एनर्जी सेक्टर में उसको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेसिक एसेंशियल चीजें वो सस्ती चाहिए। पेरिशेबल आइटम है, खाने पीने के आइटम है, सस्ता हक चाहिए उसको, और उसको सिक्योरिटी चाहिए कि भाई से ये तीनों चारों जो मेन एरियाज हैं उससे रिलीफ कहाँ दे सकेगी गवर्नमेंट, क्योंकि IMF ने मना कर दिया कि एनर्जी सेक्टर को रिलीफ नहीं दो, जबकि हमारी सबसे ज्यादा डिमांड ये है कि एनर्जी सेक्टर को आप रिलीफ दोगे तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो ये जो हैव एंड हैव नॉट का फर्क है ये थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वो उस तरफ है ही नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं है। और जगह भी बन गई है कि इंटरेस्ट रेट के जो मद में, सूद के मद में जो गवर्नमेंट को भरना पड़ता था इंटरनेशनली भी और लोकली भी, उसमें 22% से 11 हुआ है, तो उसमें खातिर का अमाउंट जमा है। लेकिन वो अमाउंट को कहाँ एडजस्ट करेगी गवर्नमेंट, ये देखना है। क्या आम आदमी को रिलीफ देकर करेगी? अभी मैं एक और चैनल पर था, वो सब आटे दाल के भाव बता रहा था, कोई चीज में भी कमी नहीं हुई है। इन्फ्लेशन कम हुआ है तो इनमें भी होना चाहिए ना, इनमें भी कमी आ जानी चाहिए, इनकी प्राइसिंग में भी। रोटी भी अभी वही 2024 के भाव में है। तो ये एक बजट जो होगा ये दोनों का फर्क जो है हैव एंड हैव नॉट्स का, अगर मैं सवाल सही समझाऊं तो बढ़ाएगा घटाएगा। हाँ, ये मसला है सर, आप सही कह रहे हैं। जो आप बिल्कुल सही समझें कि फ़र्क मज़ीद बढ़ेगा तो फिर आवाम दोस्त बजट तो नहीं हो सकेगा। महमूद वली साहब जी देखिए मेरे ये से अवाम, जवाब सवाल है? देखिए इनको ये चीजें मेरा ख्याल से रियलाइज है कि ये चीजों को बढ़ने नहीं देंगे। उसकी वजह ये है कि आप खुद देखें ना, अभी इस वक्त इन्होंने जो खाने पीने की अशिया को तो कंट्रोल किया, इसमें कोई शक नहीं है। आटा, घी, चावल, चीनी, दालों की कीमतें पिछले साल डेढ़ साल में तो कम हुई है और मजीद जो है देखें इस वक्त कम आप कर भी सकते हैं। जो मेन इश्यूज है सर, कीमतें कम देखिए इस तरह थोड़ी कि वो देखिए, मौलवी साहब, लेकिन किसान तो रो रहा है ना। कीमतें आप गन्ने की आपके सामने है जो फसल हुई, गंदम हमारे सामने जो हालत होती है। देखिए हम किसान किसको कहते हैं? देखिए एक चीज बड़ा फर्क कर ले कि किसान या बड़े जमींदार, देखिए बड़ा फर्क है। हम समझते हैं देखिए किसान, देखिए अगर बड़े जमींदार को जहां लाख रुपए का फायदा होता था वहां अगर 50-60 हजार का फायदा हो रहा है तो वो रो रहा है। वो जैसे देखें ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी, एक मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, जहाँ नफे में नुकसान होता है तो हमें किसी को अच्छा नहीं लगता। मगर आप ये मुझे बताएं ना, अगर आज मैं एग्जांपल दूं, गंदम की कीमत 60 रुपए है, जब पूरी दुनिया में इक्विवेलेंट जब आप डॉलर में करते हैं तो वहां पे लागत जो है 30-40 रुपए आती है और 60 रुपए में गंदम दुनिया में बिक रहा है इक्विवेलेंट इन डॉलर्स। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हुकूमत 100 रुपए में ले? अगर 60 रुपए में आज गंदम बिक रहा है तो जमींदार और किसान कितने हैं? जमींदार नहीं, लेकिन सर देखिए ये तो आपको पहले कहना चाहिए था ना। देखिए ये तो गवर्नमेंट ने कहा किसानों को कि भाई आप गंदम लगाएं, हम खरीदेंगे और आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने लगा ली और बहुत ज्यादा गंदम हो गई तो अब उनकी वो कीमतें नहीं मिल रही। 4000 के बजाय बात पहुंच गई 18, 19 और 2000 तक। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए 2000 पे भी जो पहुंच गई है, 2000 में भी खुदा न खास्ता नुकसान नहीं है। उसकी वजह यह है 4000 में मुनाफा बहुत ज्यादा था। और आप ये देखें ना, उस पर भी जो है पंजाब गवर्नमेंट ने और सबने जो है जमींदारों को सब्सिडी दी, छोटे जमींदारों को 5-5 हजार रुपए। देखिए 5-5 हजार रुपए जब दिया पर एकड़, जो आप देखें ना तो उसका इफेक्ट कितना है। मेरे ख्याल से ये बड़े जो है खुशाइन बात है। उसकी वजह आज देखें ना, आज 70 रुपए किलो आटा मिल रहा है, जबकि पिछले साल आपको 150 रुपए किलो आटा नहीं था, 160-170। अब ये चीजें हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अब रोटी की कीमत आज भी 20 रुपए है जो कि होनी चाहिए 10 रुपए। तो सर इम्प्लीमेंट तो जाहिर गवर्नमेंट का काम है, लेकिन सर आटा भी पंजाब में हो सकता है ये रेट जो आपने बताया हो, कराची में तो ये रेट नहीं है।
देखिए वही नहीं, कराची में 70 रुपए किलो आटा है, सर इसमें कोई दो राय नहीं, 70 से कहाँ मिल 75 रहा है? रुपए किलो आटा है। हाँ अच्छा इस देखिए पर अच्छा डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान न्यूज़ पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये बात हो रही है कि इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो आज जारी हुई है वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने, उस पर भी हम बात कर रहे हैं और साथ साथ ही बात भी कर रहे हैं कि जी IMF ने हमारी मईशत जो है उसको उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है या आम लोगों को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुँचा। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कि ज़राअत और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये अहदाफ हम हासिल नहीं कर सके और लगता यही है कि अब बजट जो आ रहा है इसमें भी मुश्किल होगा अहदाफ हासिल करना, वजह क्या नज़र आती है डॉक्टर साहब आपको? हेलो जी डॉक्टर साहब। जी, ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही कह रही। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और बाबा कौम ने हमें ये कहा था कि ज़राई तरक्की पाकिस्तान हमारा मुस्तकबिल है, यानी ज़राअत से पैदा करें, ज़राअत में खुद कफील हो और फूड सिक्योरिटी के लिए खत्ते के ममालिक को भी एक्सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है। और उसके बाद जो कॉटन है और ज़री अदर अजनास है, इनकी वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करें और डॉलर कमाएं। ये था बाबा कौम का ख्याल। लेकिन हमने आज से इस मुल्क को ज़राई मुल्क से हटा दिया है। इस बार आपकी कोई फसल की भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। कॉटन तो 30% कम है, वो तो 13 मिलियन बेल और 15 मिलियन बेल होती थी, इस बार 6 या 7 मिलियन बेल होगी। अब आप ये देखें, आधे से ज्यादा घट गई। फिर आपका वीट कम हुआ है क्योंकि पिछली बार प्राइस नहीं मिली थी ग्रोअर को। फिर शुगर कैन भी कम हुआ है, यानी गन्ना जिससे शुगर बनाती है, और चावल में भी कमी आई है। तो जितनी बड़ी फसलें हैं सब में मार पड़ी है और आपने एग्रीकल्चर के हदायत हासिल नहीं कर सके। तो एक तो ये, और दूसरी आपने बिल्कुल सही करा कि बड़े दर्जे की सनतें जिसको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसकी -1.5% ग्रोथ है। माइनस में यानी ग्रोथ गई है बिल्कुल प्लस के बजाय। तो ये दोनों चीजें बड़ी कंसर्न है और मुल्की माशत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर और अपना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी वो कौन सी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से हम पिटे हैं। एग्रीकल्चर में तो हमारा फर्टिलाइजर्स की कीमतें ज़्यादा, इनपुट्स की कीमतें हमारी ज़्यादा, पानी की शॉर्टेज है, बीज हमारे असले नहीं मिलते और वो जाली बीज जो हैं वो अमूमन मार्केट में बिकते हैं। तो ये इससे एक तो हमारी फसल हुई है, दूसरे लोग सियासी तौर पे दबाव डाल के कॉटन वाली खत्ते को शुगर कैन में कन्वर्ट करा रहे हैं, गन्ने पे, क्योंकि वहां पे उनकी शुगर की मिल है। तो जब गन्ने में गन्ना ज्यादा पैदा होगा तो इनसे कहेंगे कि भाई उनको सस्ते दाम में दो, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो ये भी चीज हमने देखनी है। तो ये नेशनल पॉलिसीज के अगेंस्ट है और आपने इसको सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं देखना है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, बल्कि आपने इस बात को देखना है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, वो कमजोरी बढ़ती जा रही है। यही बात तो है, वो बिल्कुल ताकत थी। महमूद भाई साहब यही तो बात थी जिस आप कह रहे हैं कि जी वो लार्ज स्केल मुनाफे में कमी हुई है, थी, बड़े दर्जे की सनतें, वो माइनस में 1.5 चला गया है। सर्विस सेक्टर ने भी अपने टारगेट मिस किया है और सिर्फ 2.9% हासिल कर सके, टारगेट ज्यादा था। ये सब चीजें मैं समझता हूँ इस तरफ निशानदेही करा रही हैं। देयर इज समथिंग समवेयर रॉन्ग इन अवर पॉलिसी। हमने दोबारा पाकिस्तान को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया। ट्रेडिंग स्टेट उसको कहते हैं, इंपोर्ट किया, मार्केट में सप्लाई करके अपना प्रॉफिट लिया, ना मैन्युफैक्चरिंग हुई, ना एग्रीकल्चर हुई, और आपने इंपोर्ट करके ट्रेडिंग स्टेट के तौर पे मुल्क को चला रहे हैं। उसमें आपके फॉरेन ज़खायर पे भी असर पड़ेगा हमेशा, क्योंकि वो ज़खायर
जो इंपोर्ट आप जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ज्यादा जखायर कम हो जाएंगे, रुपये पे भी दबाव आएगा, अफरात ज़र भी बढ़ेगा, और ये सब चीजें एंड ऑफ द डे जो है वो आपको इकोनॉमी को नुकसान देंगी, जाहिर है एंड ऑफ द डे लिहाजा नुकसान होगा। इसमें मेहुन वली साहब, ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, बोले जी जी सर, मैं यही बात कर रहा था मेहुन वली साहब से भी कि ये जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। एंड ऑफ द डे तो फिर इसको इकोनॉमी को नुकसान होगा, फायदा तो नहीं होगा। देखें इख्तियार भाई जो है मेरे भाइयों जैसे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मगर कुछ चीज़ों पे मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। उसकी वजह बिल्कुल कॉटन और गन्ने को रिप्लेसमेंट बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं कि जी गन्ने को तो मैं कह रहा हूँ कि बंद कर देना चाहिए, शुगर इंपोर्ट करें वो बहुत बेहतर है। अच्छा, मगर बंद कर देना चाहिए आप कह रहे हैं? उनसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। देखिए चावल इस दफा बम्पर क्रॉप हुआ है, 150 रुपए किलो से 90 रुपए किलो बिक रहा है, जो कि इरी चावल है। दूसरा गंदम जो कि 110 रुपए था, वो भी बम्पर क्रॉप है, इसीलिए तो वो 60 रुपए और 65 रुपए में गंदम बिक रहा है। अगर देखे बम्पर नहीं होता तो चीज 100 रुपए की चीज 60 रुपए में नहीं बिकती। वो कीमतें कम उसी वक्त होते हैं जब क्रॉप बम्पर होता है। तो इन दो चीजों पे मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कहना ये, लेकिन सर किसानों को तो नुकसान होगा ना इससे। चावल भी किसान बम्पर कह हुआ। लीजिए या जिम्मेदार कह लीजिए, नुकसान तो होगा उनको। देखिए नुकसान देखे, फिर मैं आपको बताऊं, नुकसान जो है बिल्कुल वो फायदे नहीं है, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जो सालों में किसान को होता रहा। देखिए किसान एक तो टैक्स ना दे, दूसरे वो फायदे भी बम्पर ले जाए, तो ये कहाँ का, हम ये क्यों समझते हैं कि सिर्फ टैक्स जो है व्हाइट कॉलर लोग दें, इंडस्ट्रियलिस्ट दें या बिजनेसमैन दें या जो है नौकरी पेशा दें, किसान क्यों नहीं देते? हम किसान को इतना मजलूम क्यों पेश करते हैं? एक तस्वीर भी जब बनाते हैं हम किसान को एक बड़ा मजलूम तस्वीर देते हैं, हालांकि वही किसान जिसको आप जमींदार कहते हैं, लैंड क्रूजर में भी वही किसान बैठा है, मगर हमने एक तस्वीर खींची हुई है। आप अगर आर्ट म्यूजियम्स में भी चले जाएं तो किसान की एक बड़ी मजबूर तस्वीर बनाते हैं। वो बेचारा तो हारी है, तो वो तो ऐसे तो आप तस्वीर बनाएं जो कि मिल के वर्कर की है, और मिल वाले से तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। मगर जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आप उस मजदूर की मजलूम तस्वीर नहीं खींचते, लेकिन जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं आप किसान की एक मजलूम सी तस्वीर खींच के सब लोग दिखाते हैं कि जी किसान की ये हालत है। देखिए जमींदार जो है वो बिल्कुल जो है कमा रहे हैं, उनको टैक्स देना चाहिए, दुनिया भर में टैक्स होता है, अगर नफा नहीं है तो टैक्स ना दे, मगर जब ठीक नफा है, लेकिन इस पे तो अब आईएमएफ के दबाव पे से ही चले। ठीक है, जरिए आमदन को टैक्स नेट में लाने की तैयारियां भी हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर थी, मैं चाहता हूं कि आप चूंकि वहां मौजूद भी थे, पहले आप जवाब दे दीजिए डॉक्टर साहब, कि ये मशरूबात तो चलो समझ में आता है, सिगरेट्स पर भी टैक्स में कमी की तजवीज़ दी गई है, क्या बात दुरुस्त है? क्या कह रहे हैं सर, सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़ है? एडिशनल टैक्स में? जी जी हाँ, देखिए 2-3 चीजों में कमी हमने भी बहुत दबाव डाला है, मिनिस्टर साहब खुद भी कन्विंस है। एक तो सैलरी क्लास तबका पिछले बार टैक्सेस ज्यादा लग गए हैं, उससे बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हुआ है। पायलट जो एयरलाइन के हैं वो इतनी बड़ी आधी टैक्सेस दे के उन्होंने रिजाइन करा है, बगैर ममालिक गए जहाँ डॉलर में वो सैलरी ले रहे हैं और टैक्स नहीं कट रहा। तो इस बार सैलरी क्लास तबके में इंशाल्लाह टैक्स में कुछ कमी की जाने का वादा किया है उन्होंने, और ये एक मैं समझता हूँ बड़ा डिजर्विंग एक एक्ट होगा, क्योंकि सैलरी क्लास बहुत ज्यादा बर्डन में आ गया है। लेकिन उसके साथ साथ आईएमएफ ने जिनको टैक्स नेट में लाने के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया है, उसमें एग्रीकल्चर है, जी बिल्कुल, रिटेलर है, रियल एस्टेट सेक्टर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप कैश से डीलिंग करेंगे, एटीएम से कैश निकालेंगे, इवन पेट्रोल कैश से लेंगे, तो आपके टैक्स की शरह बढ़ा दी जाएगी। लिहाजा आपको जो नॉन फाइलर है उनके लिए ये ज्यादा पुरकशिश होगा कि वो फाइलर बन जाए, और या एनटीएम और डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से वो अपनी
अदायगियां करें। करें इसके बजाय कि कैश पेमेंट करते हैं। सर ये तो आस्ते आस्ते उन्हें टैक्स नेट में लाया जा रहा है और एक हदफ तय किया है 14% का टैक्स टू जीडीपी रेशो। अभी मौजूदा तो 9-10% है। ये वैसे तो बड़ा अकम्पलिशमेंट मुश्किल नजर आता है, लेकिन ये ये 1.5% अगर हर साल करें तो 3 सालों में हम 14% पे आ सकते हैं, जो खत्ते के बाकी ममालिक का भी एवरेज औसतन टैक्स टू जीडीपी रेशो है। अभी जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो बहुत कम है, 8-9%, और आपको सिंगल डिजिट से उसको डबल डिजिट में लाना होगा। सर ये नए माली साल में दिफाई बजट में कहा जा रहा है 18% इजाफा। जी, 2500 अरब रुपए का दिफाई बजट जो है वो प्रपोज किए जाने का इम्कान है, लेकिन हालात को देखते हुए मैं ये समझता हूँ इस मामले से हम सबको एक कुर्बानी भी देनी होगी और एक डिफरेंट अंदाज से सोचना होगा कि इस बार तो अल्लाह ताला ने हमें हमारी इज्जत, हमारा नाम, पाकिस्तान की शान बचा ली है, लेकिन हमें मिनिमम डिटरेंस को रखना होगा और हमें वो असला हर हालत में हासिल करना होगा जो जदीद जो तकाज़ों के हिसाब से हमारे पास होना चाहिए, और हम इंडिया जैसे दगाबाज दुश्मन का मुकाबला कर सकें, और न सिर्फ मुकाबला कर सकें बल्कि कामयाबी से मुकाबला हासिल कर सकें, जो हमारी इस बार एक पहचान बनी है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान अफवाज कितनी बहादुर है। बिल्कुल। अच्छा महमूद मौलवी साहब, बजट में खाद कीड़े मारे 28% इंक्रीज की तवक्को है। 18%? हेलो जी सर, मैंने कहा 18% इजाफे की तवक्को तो है, साथ साथ बजट में खाद कीड़े मार अद्वियात हैं, बेकरी मसनूआत हैं, इस पर भी टैक्स आयद करने पर गौर किया जा रहा है। ये देखिए, टैक्स बेस बढ़ाना है और वो जगह जहाँ मराहतें खत्म होंगी, सब्सिडी खत्म होगी और टैक्स नेट बढ़ेगा। और वो टैक्स नेट में इस बार आपने देखा कि एफबीआर में 12,913 बिलियन टारगेट था 2024-25 का, उसको रिवाइज करके 12,333 किया है। तकरीबन 580 अरब रुपए जो है वो शॉर्टफॉल था, 580 अरब रुपए वो हमने कम करा है। लास्ट ईयर हमारा था 9,306, इस बार हमारा हो गया 12,333 और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का टारगेट 14,100 अरब रुपए इंशाल्लाह रखा जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव टारगेट है और इसमें जो ग्रोथ दिखाई गई है उसमें इस बार एफबीआर ने 26% ग्रोथ दिखाई है 10 महीने में जो कलेक्शन किया है जुलाई से अप्रैल। और गुज़िश्ता जो बजट दिया था, ओरिजिनल टारगेट हमारा था 40% ज्यादा, जो अनरियलिस्टिक टारगेट था। और ये 2 और 3% की जीडीपी ग्रोथ में आप 40% रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर सकते। और फिर यही बात हुई कि उसको रिवाइज करना पड़ा और 580 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया, उससे फिर एडजस्ट करा हमने। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ग्रोथ टारगेट ऐसे दें जो अचीवेबल हो, क्योंकि फिर ये उसको चेज करने के लिए सख्त इकदाम करते हैं जिससे बिजनेस कमेटी में और कॉर्पोरेट सेक्टर में बेचैनी होती है, बेचैनी रहती है। बिल्कुल। महमूद मौलवी साहब, महंगाई की वजह से क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि इंडस्ट्री अपनी सलाहियत के लिहाज से कम काम कर रही है? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि देखें जी, महंगाई की वजह से इंडस्ट्रीज के ऊपर इफेक्ट पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर टैक्सेस के ऊपर मैं कहूँगा लग्जरी आइटम्स पे टैक्सेस करने चाहिए, हैवी टैक्सेस करें, लग्जरी कार्स पे करें और लग्जरी चीज़ों पे करें ना। आम आदमी की अशिया के ऊपर टैक्सेस डालना तो ये मेरे ख्याल से कहीं से जो है फायदेमंद नहीं होगा हुकूमत के लिए।
हुकूमत को ये देखना है कि देखिए लग्जरीज के ऊपर, मैं कहूंगा लग्जरी फूड आइटम्स पे भी करें जो इंपोर्ट हो रहे हैं, कुत्ते और बिल्लियों के खाने के ऊपर टैक्सेस बढ़ाएं जो कि लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर लग्जरी चीजों के ऊपर नहीं बढ़ाएंगे और मालूम पड़ा आम आदमी को इसकी सजा देंगे, तो ये तो नहीं, कहीं तो का इंसाफ लग्जरी, नहीं है ना। सर लग्जरी चीजों में आप कुत्ते बिल्ली के खाने सिर्फ शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, कुत्ते बिल्ली का खाना, सिगरेट और बहुत से और चीजें हैं, गाड़ियां हैं, चॉकलेट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, इन चीजों पे तो हैवी टैक्सेस होने चाहिए ना। आम आदमी के देखे चीजें नहीं है ना। आप मुझे बताएं ना, अगर इंपोर्टेड चीजें हो, जब हमारे मुल्क में मयसर है तो हम इंपोर्टेड चीजों पे क्यों जा रहे हैं? इंपोर्टेड शहद आ रहा है, सर सिगरेट्स हमारे का पास तो शहद इतना है, इंपोर्टेड खजूर आ रहा है इस मुल्क में, तो हम उसके ऊपर टैक्सेस क्यों नहीं कर रहे हैं? सर आप तमाम चीजों में टैक्सेस चाह रहे हैं, तो फिर तो ये अवाम दोस्त बजट तो नहीं हो सकेगा इस बार, अगर मान ली जाए इस तरह की सारी। देखिए, अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, जो साहिब हैसियत है उन पे बोझ पड़ना चाहिए टैक्सेस का। मेरा नजरिया ये है, हालांकि मैं दूसरे तबके में आता हूं, साहिब हैसियत तबके में आता हूं, उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि टैक्सेस साहिब हैसियत के ऊपर आना चाहिए ज्यादा बनस्बत आम आदमी के। देखिए ना, नौकरी पेशा आदमी के, जैसे मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल सही किया, कम किया है। देखिए ना, छोटे जो एओपीज के ऊपर टैक्सेस जो है मेरे ख्याल से 48% है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर 33% है। देखिए, अगर एक छोटा दुकानदार है, वो उसके ऊपर जो एओपी चला रहा है उसके टैक्सेस कम करने चाहिए। देखिए, उनको रिलीफ मिलनी चाहिए ना। बड़े बड़े मल्टी स्टोर जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, एक जो छोटा करियाने का स्टोर है उसके टैक्सेस आप कम करें। आप देखें, उनको फायदा देना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ मैं डॉक्टर साहब आप भी सुन रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंबरान कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, उनकी तनख्वाहें जिस तरह बढ़ाई गई वो भी तो सवाल निशान है। देखिए, अब ये तो मेरे ख्याल से इश्तियाक भाई खुद कहेंगे कि देखिए, ये जो कौमी असम्बली के और सेनेट के लोगों की जो तनख्वाहें बढ़ाई गई है, इनमें से तो मेरे ख्याल से ज्यादातर को तो तनख्वाहों की तो जरूरत ही नहीं है, इसमें कौन सी दो राय है? सर ज्यादातर या सारे ही? मैं कहूंगा ज्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूं लफ्ज, जरा एज देता हूं, मगर इनको तो तनख्वाहों के कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। आप क्या समझते हैं 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ाने से इनको कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। देखिए, ये साहिब हैसियत में आते हैं। आम आदमी की हम रिलीफ की बात करें ना, मैं फिर कहूंगा कि असेंबली में बिल्कुल देखिए, उसकी वजह यह है कि चीजों को हमको रैशनल होकर देखना पड़ेगा। बिल्कुल, सैलरी स्ट्रक्चर को आप, सैलरी क्लास को आप रिलीफ दे, एओपी को आप रिलीफ दे, आम आदमी को आप रिलीफ दे। अब आपको मैं बताऊं, आप कमाल की बात देखें, दूध अगर डब्बे में है, जो पैक होके आता है उस पर 22% टैक्स है, और दूध वाला जो कि दुकान पे बेचता है उस पर 0 टैक्स है। ये चीजें तो है सर, यही तो है मसला, ये तो मसला है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे जो बात कर रहे हैं महमूद वली साहब? क्या चीज कह रहे हैं? आवाज सर उन्होंने कह रहे हैं आम अफराद जो हैं उन पर टैक्सेस में तादाद में बढ़ाते चले जा रहे हैं। आम दुकानदार में 48% टैक्स दे, एओपी की बात कर रहे हैं, और बड़े जो दुकानदार हैं वो 33% दें। इस तरह डब्बे में दूध जो है 22% टैक्स दे रहे हैं जो बेचते हैं, और ये दुकानदार जो आम बेच रहा होता है खुला दूध, ये इसका कोई टैक्स नहीं है। ये देखिए, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की सख्त जरूरत है, और ये टैक्सेस जो हैं इनकी इर्रेशनल इम्पोजिशन लगाई गई है। मैं बिल्कुल महमूद भाई से एग्री करता हूँ। आप एक सनत का समझ लें, सनत का हिस्सा जीडीपी में हिस्सा जो है वो 20 और 21% है, लेकिन टैक्सेस जो उनसे लिए जाते हैं उनका हिस्सा 67% है। तो मुल्क की माशत में तो हिस्सा 21% है, लेकिन टैक्सों की वसूली में आपका हिस्सा जो है 67% है। इसके बरखिलाफ एग्रीकल्चर की भी मुल्क की मईशत में हिस्सा 21% है, सेम, और वहां टैक्सों की वसूली 2% है। ये तो है। सब चीजें आप सनत पर अगर 67 लगा रहे हैं तो सनत को ओवरबर्डन कर दिया आपने, और ये सनत की कॉम्पिटिटिवनेस को रोट करेगा, खत्म कर देगा।
तो मैं समझता हूँ 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमें रिफॉर्म्स की शिद्दत से जरूरत है। एक फैक्टर जो है वो आपका पावर फैक्टर है, क्योंकि आप पावर में हर रोज नई पॉलिसी ला रहे हैं। पहले सोलर सिस्टम पे आपने लोगों को रागिब किया, लोगों ने उधार ले लेके सोलर पैनल नेट मीटरिंग लगाए, 27 रुपए का यूनिट बेचा के इलेक्ट्रिक को और वापडा को। अब आपने कहा कि नहीं जी, इसको खत्म करें, हमसे बिजली लें, अगर आपकी बिजली सोलर पैनल से हमें मिलेगी तो हम 10 रुपए देंगे। ये यू टर्न हो गया। बिल्कुल। दूसरी चीज जिसमें मेरा बहुत टाइम लगा है और वो ये था कि सन्नतों की जो कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट होते थे, जनरेटर जो गैस से चलते थे, नॉर्दर्न ने कनेक्शन दिया हुआ था, इनको उन्होंने कहा बंद करें और अब पावर पे आ जाए। हमारे पास 8000 एक्सेस पावर है जो हम चाहते हैं यूटिलाइज हो जाए, और उसके जो कैपेसिटी चार्जेस के बजाय हम चाहते हैं कि आप खरीदें उसको, हम सस्ता दे देंगे 1-2 रुपए। अब लेकिन लोग तैयार नहीं है। इसमें मैंने बड़ी मीटिंग की, चीफ मिनिस्टर भी थे मेरे साथ, नवीद कंवर साहब थे, मिनिस्टर फॉर पावर, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, सब जमा हुए थे चीफ मिनिस्टर हाउस में। लेकिन दूसरे दिन बिल पास हो गया और बात, हाँ सर, बात नहीं मानी, कहीं से हिदायत होंगी सर। वक्त की किल्लत है, कल इंशाल्लाह दोबारा, क्योंकि बजट में हमारा प्रोग्राम भी है, तो इस पर इंशाल्लाह आप दोनों को जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद थे, महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। और चूँकि ज़ाहिर है अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि चंद घंटे ही रह गए हैं दरमियान में, उसके बाद बजट पेश कर दिया जाएगा। नया बजट होगा, नए टैक्सेस होंगे, किन किन चीज़ों पर, किन किन शोबों में टैक्स छूट ख़त्म की जा रही है, किन शोबों पर बढ़ाया जा रहा है, नए टैक्सेस किन शोबों पर लगेंगे, ये कल पता चल जाएगा। लेकिन एक सारी सर्वे रिपोर्ट जो जारी हुई है उस पर हमने आज के प्रोग्राम में इस बात की। हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।